जुलाई 14, 2026 को टाटा एलेक्सी अपने लास्ट 37 इयर्स का सबसे बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करता है। एक ही सिंगल क्वार्टर में रेवेन्यू रिपोर्टेड आर मोर देन 1000 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट ग्रोथ 18% से ज्यादा होता है और ये एक ऐसा माइलस्टोन है जिसको कंपनी ने अपने लाइफ टाइम में पहली बार अचीव किया है। और इसके रिस्पॉन्स में स्टॉक प्राइस कैसे रिएक्ट करता है, अगले ही सुबह एक ही सिंगल डे में स्टॉक प्राइस मोर देन 6.5% क्रैश हो जाता है। और ये कोई स्टॉक प्राइस का वन डे मूड स्विंग नहीं था। अगर आप इस साल देखेंगे तो स्टॉक इज ऑलरेडी डाउन बाय 40% और इस स्टॉक ने जो 2022 में रिकॉर्ड हाई बनाया था वहां से स्टॉक इज ऑलरेडी डाउन बाय 65%। और ये कोई मामूली कंपनी नहीं है, ये एक टाटा कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है और डिविडेंड पेइंग कंपनी है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये कंपनी दुनिया के मोस्ट फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पे काम करने वाला कंपनी है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, कनेक्टेड मेडिकल डिवाइसेस, इवन एटोनोमस ड्रोन्स। तो आज एक सिंगल कनेक्टेड स्टोरी सारे क्वेश्चंस को आंसर करने वाला है। पहला क्वेश्चन, कंपनी के रिलेटेड हेडलाइंस अच्छे होने के बावजूद भी स्टॉक प्राइस कंटिन्यूअसली क्यों गिर रहा है? कंपनी के अंदर क्या सच में टूटा हुआ है या व्हाट इज ब्रोकन इनसाइड द कंपनी? और एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हर एक यंग इन्वेस्टर आज के टाइम में मुझसे पूछ रहा है कि विल एआई मेक टाटा एलेक्सीज एंटायर बिजनेस ऑब्सोलीट? क्या एआई टाटा एलेक्सी का जो पूरा बिजनेस है क्या उसको वो ऑब्सोलीट कर सकता है क्या? प्लस हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस करंट डेस्परेट सिचुएशन में मैनेजमेंट क्या कर रहा है। अगले 2 साल में इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट केस सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आने वाले टाइम में कंपनी रिकवर कर रहा है या कंपनी की हालत और खराब हो रही है, उसको ट्रैक करने का एग्जैक्ट चेकलिस्ट क्या होने वाला है। तो हम उस चेकलिस्ट के बारे में भी बात करेंगे। एंड एज ऑलवेज हम इस पूरे एनालिसिस प्रोसेस में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग लेसन्स को भी सीखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। टाटा एलेक्सी एक ऐसा कंपनी है विच नोबडी फुल्ली अंडरस्टैंड्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स टाटा एलेक्सी के हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते हैं। तो टाटा एलेक्सी की शुरुआत 1979 में सिलिकॉन वैली में शुरू हुआ था और ये बोला जाता है कि ये पहला स्टार्टअप है जिसको किसी इंडियन ने फाउंड किया था। और बाद में क्या हुआ, बाद में टाटाज बॉट इट होम एंड टुडे टाटा एलेक्सी सिट्स इन बैंगलोर डूइंग समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम व्हाट टीसीएस और इन्फोसिस इज डूइंग। क्योंकि टीसीएस इन्फोसिस रेगुलर आईटी कंपनीज है जो बिजनेस सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम्स हो गए या क्लाउड माइग्रेशंस हो गए वगैरह वगैरह। लेकिन टाटा एलेक्सी डज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट विच इज कॉल्ड डिजाइन लेड इंजीनियरिंग, जो बेसिकली प्रोडक्ट्स को बिल्ड करने में मदद करता है। प्रोडक्ट्स जैसे कि वो सॉफ्टवेयर जो बेसिकली आपके लेटेस्ट कार में चलता है, आपके बैटरी को मैनेज करता है, ब्रेक सिस्टम्स को मैनेज करता है, या इवन कोई स्मार्ट फीचर या कोई नेविगेशन सिस्टम भी हो सकता है, या मेडिकल स्कैनर्स के पीछे जो ब्रेन होता है और आपके सेट ऑफ बॉक्स में जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म चलता है। ये सारे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए टाटा एलेक्सी का डिजाइन लेड इंजीनियरिंग काम आता है। और टाटा एलेक्सी के कैपेबिलिटीज यहीं तक सीमित नहीं है, उन्होंने इंडिया का जो मार्स मिशन हुआ था बैक इन 2013 वहां पर भी टाटा एलेक्सी ने कंट्रीब्यूट किया था। सो टाटा एलेक्सी का अगर आप वर्टिकल वाइज रेवेन्यू स्प्लिट करेंगे तो 3 वर्टिकल से कंपनी को मेजर रेवेन्यू आता है। पहला वर्टिकल है ट्रांसपोर्टेशन का, जहां से कंपनी को ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रेवेन्यू आता है, और उसके बाद दूसरा वर्टिकल है मीडिया एंड कम्युनिकेशंस का, और तीसरा वर्टिकल है हेल्थ केयर का। और यही रेवेन्यू अगर आप जियोग्राफिकल वाइज देखेंगे तो यूरोप अकेला 42% ऑफ द रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। और ये जो 2 नंबर्स है ना, इसको याद में रखिए। ट्रांसपोर्टेशन हैवी, जहां से ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल से कंपनी को ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रेवेन्यू आता है, और यूरोप हैवी, क्योंकि यूरोप से ही अकेला कंपनी को 42% ऑफ द रेवेन्यू आता है। क्योंकि ये दोनों लोडेड गन है जो बाद में हमारे स्टोरी में फायर होने वाले हैं। सो नाउ ये जो फ्यूचरिस्टिक डिजाइन कंपनी प्लस टाटा का ब्रांड का जो कॉम्बिनेशन है, इसने स्टॉक को लेजेंड बना दिया। कोविड के टाइम इस कंपनी के जो स्टॉक प्राइस ने जो लो बनाया था, वहां से इट बिकेम इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट कंपाउंडर्स, और इन्वेस्टर कम्युनिटी ने इसको भर भर के प्यार दिया। एंड 2022 में इस कंपनी के स्टॉक प्राइस ने अबाउट 10,700 रुपीज का रिकॉर्ड हाई भी हिट किया, और स्टॉक करीब 100 प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के आसपास ट्रेड करने के बावजूद भी रिटेल इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक को बहुत ही ज्यादा एडोर किया। और यहीं पर ना हमें इन्वेस्टिंग का एक सबसे बड़ा लेसन मिलता है, हैलो प्रीमियम का। और हैलो प्रीमियम में क्या होता है, जब भी आप कोई ट्रस्टेड ब्रांड नेम देखते हैं और उस ब्रांड नेम के साथ एक स्टोरी जुड़ा होता है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी जुड़ा होता है, तो वहां पर स्टॉक प्राइस में ऑटोमेटिकली 30 to 40% ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है, इवन दो अर्निंग्स में जीरो एडिशन है। और टाटा एलेक्सी के केस में भी यही हो रहा था। द मार्केट वॉज पेइंग फॉर टाटा प्लस फ्यूचर टेक्नोलॉजी, नॉट जस्ट फॉर द प्रॉफिट्स। बट हैलो प्रीमियम्स के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि अगर ग्रोथ स्टोरी चल गया तो स्टॉक बहुत बड़े मल्टीबैगर्स बनते हैं, और टाटा एलेक्सी के केस में ऑलरेडी ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन चुका था। बट कुछ रीजन की वजह से अगर ग्रोथ स्लो डाउन होता है
तो सबसे पहले ये जो हैलो प्रीमियम है ये स्टॉक से इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से स्टॉक में भर भर के गिरावट होता है और करेक्शन होता है। बट टाटा एलेक्सी में जो हो रहा है वो बस हैलो प्रीमियम का अकेला रिजल्ट नहीं है, इसके पीछे और भी रीजंस है। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि स्टॉक प्राइस क्यों गिर रहा है, और इसका एनालिसिस हम एक 3 लेयर्ड डायग्नोसिस में करेंगे। तो अभी इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस बुरी तरीके से गिर रहा है उसके 3 लेयर्स है। सबसे पहला लेयर है कंपनी का जो ग्रोथ है वो लास्ट 4 स्ट्रेट क्वार्टर्स में टूट गया है। सो फाइनेंशियल ईयर 2026 टाटा एलेक्सी के लिए एक बहुत ही हॉरिबल ईयर रहा है, क्योंकि Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में प्रॉफिट्स आर डाउन बाय 22%, लेकिन रेवेन्यू जो है वो एक्चुअल में मात्र 3.7% श्रिंक हुआ था। और उसके बाद Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी ने अपना 4th कंसेक्यूटिव प्रॉफिट डिक्लाइनिंग क्वार्टर डिलीवर किया, और ये क्वार्टर बहुत ही ब्रूटल था क्योंकि प्रॉफिट्स 32.5% गिरे और रेवेन्यू अबाउट 3.9% गिरा। और इस क्वार्टर में ना इन्वेस्टर्स का नजर मोस्टली नंबर्स के ऊपर था, और बहुत सारे ऑलमोस्ट हर एक इन्वेस्टर ने इस क्वार्टर में जो स्टोरी छुपा था उसको कंप्लीटली मिस कर दिया, क्योंकि ये जो स्टोरी है इसने परफेक्टली कंपनी के जो बिगेस्ट स्ट्रक्चरल वीकनेस है उसको कैप्चर किया था। सो हुआ यूं, सितंबर 2025 में जैगुआर लैंड रोवर, जो कि टाटा एलेक्सी का सबसे बिगेस्ट क्लाइंट है, जो अबाउट 15% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा साइबर अटैक होता है, जिसकी वजह से कंपनी को अपना जो प्रोडक्शन है उसको टेम्पररीली शट डाउन करना पड़ता है। और जब JLR के फैक्ट्रीज बंद हो गए तो उस टाइम JLR का जो R&D बजट है उसको फ्रीज कर दिया गया, जिसकी वजह से टाटा एलेक्सी का जो ट्रांसपोर्टेशन रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9.9% नीचे चला गया। और ये जो रेवेन्यू क्रैश हुआ इसने टाटा एलेक्सी का जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है उसको एक्सपोज कर दिया। और हैलो प्रीमियम वाले कंपनीज में जब क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क मैनिफेस्ट होता है तो दे क्रिएट बिग वेव्स एंड दे क्रिएट बिग फॉल्स। और उसके बाद आता है लेयर नंबर 2, जहां पर कंपनी में रिकवरी दिखता है और इन्वेस्टर्स देखते हैं कि कंपनी रिकवर हो रहा है, लेकिन ये रिकवरी एक्चुअल में एक इल्यूजन था। क्योंकि जब फाइनेंशियल ईयर 2027 का Q1 रिजल्ट्स आता है, क्वार्टर 1 का रिजल्ट्स आता है, तो वहां पर ये हेडलाइंस देखने को मिलता है कि टाटा एलेक्सी के जो रेवेन्यू है उसमें 14.5% से भी ज्यादा का ग्रोथ हुआ है। और ये देखने के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स खुश हो गए थे ये सोच के कि कंपनी जो है वो फिर से कमबैक कर रहा है, कंपनी का ग्रोथ वापस आ रहा है। लेकिन यहां पर इन्वेस्टर्स ये सवाल पूछना भूल गए कि दिस ग्रोथ वाज कंपेयर्ड टू व्हाट, यानी ये ग्रोथ किस कंपैरिजन के बेसिस पे डिराइव किया जा रहा है। तो ये जो ग्रोथ है इट वाज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द कोलैप्स्ड Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 बेस, क्योंकि लास्ट ईयर जब ग्रोथ नंबर्स पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुके थे उसके कंपैरिजन में परसेंटेज वाइज इस साल वही नंबर्स हीरो दिखने लग रहे थे। लेकिन अगर आप कांस्टेंट करेंसी को कंसीडर करेंगे तो रियल ग्रोथ मात्र 6.5% था। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैनेजमेंट ने भी चुपचाप अपना जो एनुअल गाइडेंस है उसको कट कर दिया, जहां पर पहले ये ग्रोथ गाइडेंस डबल डिजिट में था और अभी ये ग्रोथ गाइडेंस एक हायर सिंगल डिजिट बन के रह गया। और मैनेजमेंट ने बोला उन्होंने ग्रोथ को डबल डिजिट से सिंगल डिजिट इसीलिए किया है क्योंकि उनको जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिख रहा है। और यहीं पर ना हमें इन्वेस्टिंग का दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है, ऑलवेज आस्क ग्रोथ कंपेयर टू व्हाट बेस, क्योंकि एक डिजास्टर ईयर के बाद 15% ग्रोथ और एक रिकॉर्ड ईयर के बाद 15% ग्रोथ, These are two different stories। और इसीलिए ना जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स होते हैं या YOY नंबर्स होते हैं उसको सेलिब्रेट करने से पहले लास्ट ईयर का क्वार्टर क्या रहा, वहां पर बेस क्या था, उसको जरूर चेक करें। और ये एक सिंगल हैबिट, ये जो अर्निंग सीजन में जो मिसलीडिंग हेडलाइंस आते हैं उससे आपको बिग टाइम बचाएगा। और उसके बाद आता है लेयर 3, जहां पर कंपनी के रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी के मार्जिन्स भी टूट जाते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना, कंपनी का जो रीसेंट क्वार्टर था वो 37 इयर्स का सबसे बेहतरीन क्वार्टर था, जहां पर एक ही क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 1000 करोड़ से ज्यादा थे और इसके बावजूद भी स्टॉक प्राइस क्रैश हो जाता है। तो क्यों होता है, तो यहीं पर उसका जवाब छुपा है। तो इस क्वार्टरली रिजल्ट्स को अगर आप थोड़ा सा डीपली देखेंगे तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन जो है वो 244.6 करोड़ से गिर के 216 करोड़ के आसपास पहुंच गए थे और ये रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी हो रहा था। यानी बेसिकली उस सिंगल क्वार्टर में मार्जिन्स 24.6% से क्रैश होके 21.2% हो गए थे। एंड सीक्वेंशियली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इट फेल बाय 22.6%। एंड मोर ओवर कंपनी ने अपने जो अर्निंग्स एस्टिमेट थे 202.7 करोड़ का उसको बैडली मिस कर दिया था। और इस क्वार्टर में जो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो था वो अबाउट 19% के आसपास था और यही एबिट मार्जिन
3 महीने पहले अबाउट 22.3% के आसपास था। और यहां पर मार्केट का क्वेश्चन कंपनी से बहुत ही सिंपल और बहुत ही रूथलेस था। अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो प्रॉफिट्स क्यों गिर रहे हैं? और इसका जवाब था द ग्रोथ वॉज बीइंग बॉट, यानी कंपनी ग्रोथ को खरीद रहा था। लार्ज डील ट्रांजिशन कॉस्ट, एक्सपेंसिव ऑन साइट स्टाफिंग, सब कॉन्ट्रैक्ट्स, नए एआई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हैवी स्पेंडिंग और स्पेशलाइज्ड टैलेंट को हायर करने का कॉस्ट। तो इन सारी चीजों की वजह से रेवेन्यू तो आया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ने इन सारी चीजों का बिल भरा। और इसीलिए रिकॉर्ड क्वार्टर के बावजूद भी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो बुरी तरीके से गिरा, क्योंकि मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है कि कंपनी ने क्या माइलस्टोन अचीव किए। मार्केट को बस ये फर्क पड़ता है कि अर्निंग्स का क्वालिटी क्या था। बट वेट, डिड यू नोटिस आई जस्ट सेड हैवी स्पेंडिंग ऑन एआई प्लेटफॉर्म्स? तो अभी एक सवाल आता है कि कोई कंपनी जो इतने मार्जिन प्रेशर के अंडर में होने के बावजूद भी एआई में पैसा क्यों डाल रहा है? एंड द आंसर इज बिकॉज टाटा एलेक्सी इज रेसिंग अगेंस्ट अ क्वेश्चन मार्क हैंगिंग ओवर इट्स एंटायर इंडस्ट्री। और ये सवाल हमें ले चलता है अपने अगले डिस्कशन पे, जिसके लिए आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एंड दैट क्वेश्चन इज कि क्या एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या टाटा एलेक्सी के बिजनेस मॉडल को ऑब्सोलीट बना देगा या इसको इररेलेवेंट बना देगा? और इस सवाल का जवाब जानने से पहले ना आपको यह समझना होगा कि कोई भी कंपनी जो होता है वो एक बिजनेस साइकिल के थ्रू जाता है, और एक बार उसने वो बिजनेस साइकिल कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद इधर कंपनी को अपने आप को री इन्वेंट करना होता है, नहीं तो कंपनी ऑब्सोलीट हो जाता है। एंड यूजुअली जो स्टॉक्स मल्टी बैगर्स बनते हैं वो अपने बिजनेस साइकिल के अर्ली स्टेज में होते हैं, और जो स्टॉक्स वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स होते हैं वो अपने बिजनेस साइकिल के एंड स्टेज में होते हैं। और ये बिजनेस साइकिल कैसे काम करता है और इस बिजनेस साइकिल के जरिए मल्टी बैगर्स को कैसे ढूंढना है, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज कैसे स्पॉट करने हैं, शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज को कैसे स्पॉट करना है, ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं आने वाले हमारे लाइव 2 वर्कशॉप्स में। और ये लाइव वर्कशॉप सैटरडे और संडे होने वाला है, और इसका ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और पहले 500 लोग जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए वर्कशॉप बिल्कुल फ्री होने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, जाके चेक कर लीजिए। सो नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्या एआई टाटा एलेक्सी के बिजनेस मॉडल को ऑब्सोलीट कर देगा या इररेलेवेंट कर देगा? तो ये जो क्वेश्चन है इसको हमें ऑनेस्टली फेस करना होगा, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन. It is the single overhang on every single ER&D stock right now trading on Indian stock market. और इसके ऊपर अगर आप कोई YouTube वीडियो देखेंगे या न्यूज़ चैनल फॉलो करते हैं या Instagram रील देखते हैं तो वहाँ पर इधर कोई आपको बहुत ही ज़्यादा डरा रहा है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं तो कोई बोल रहा है कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ आराम से रहेगा, डोंट वरी, राइट? ईदर दे आर फियर मॉन्गरिंग और दे आर वेविंग देयर हैंड. तो हम यहाँ पर इन दोनों चीज़ों से बचेंगे और हम क्या करेंगे, जो दोनों साइड्स हैं हम इसको इक्वली कंसिडर करेंगे और एक फ्रेमवर्क के जरिए इन दोनों सिनेरियोज को, बेस्ट केस और वर्स्ट केस, दोनों सिनेरियोज को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले जो बेयर केस है या एआई का जो नेगेटिव इफेक्ट है टाटा एलेक्सी के ऊपर, उसके बारे में बात कर लेते हैं. एंड दिस इज अ सीरियस केस. तो टाटा एलेक्सी का जो कोर बिजनेस है या टाटा एलेक्सी का जो बिजनेस मॉडल है, वहां पर टाटा एलेक्सी क्या करता है, ये इंजीनियरिंग एफर्ट्स को सेल करता है. यानी टाटा एलेक्सी क्या करता है, बेसिकली इनके पास जो थाउजेंड्स ऑफ स्किल्ड इंजीनियर्स है, उनके टाइम को ये बिल करता है या उनके टाइम को ये अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को सेल करता है. जहां पर ये इंजीनियर्स क्लाइंट्स के लिए कोड लिखते हैं या उनके जो सिस्टम्स है उसको टेस्ट करते हैं और उनके जो इंटरफेसेस है उनको डिजाइन करते हैं. और अभी 2026 में एआई बेस्ट क्या करता है, एग्जैक्टली वही चीज जो टाटा एलेक्सी बेच रहा है. कोड लिखना, टेस्ट केसेस जनरेट करना, ऑटोमेशन को वैलिडेट करना या डिजाइन्स को ड्राफ्ट करना. तो यहाँ पर टाटा एलेक्सी को जो एआई थ्रेट है वो 3 लेवल्स पे है. पहला प्राइसिंग डिफ्लेशन, जहां पर पहले जो 100 इंजीनियर्स काम कर पा रहे थे वही अब एआई की मदद से मे बी 20-30 इंजीनियर्स मिलकर कर सकते हैं. और इन एफर्ट्स को कंसिडर करते हुए या इन सेविंग्स को कंसिडर करते हुए क्लाइंट क्या बोलेगा, पहले अगर हम आपको 100 रुपए दे रहे थे किसी प्रोजेक्ट का, उसी प्रोजेक्ट के लिए मे बी हम आपको 50 रुपीज देंगे या 40 रुपीज देंगे. दूसरा थ्रेट है इनसोर्सिंग का, क्योंकि अभी एआई क्या करता है, ये जो क्लाइंट्स के बीच में और टाटा एलेक्सी के बीच में जो बैरियर था उस बैरियर को रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से अगर कोई कार मेकर पहले टाटा एलेक्सी का सर्विस ले रहा था, वही कार मेकर अभी क्या करेगा, वो एआई टूल्स की मदद से अपना एक इंटरनल टीम क्रिएट करेगा जो टाटा एलेक्सी का काम कर सकता है. और तीसरा जो कि सबसे डीपेस्ट होगा, अगर एआई इंजीनियरिंग एफर्ट्स को कमोडिटाइज कर देगा तो ये जो हेडकाउंट वर्सेस बिलिंग रेट का जो बिजनेस मॉडल है, जिसके ऊपर हमारा जो एंटायर टेक इंडस्ट्री बिल्ट है, वो स्लोली स्ट्रक्चरल लेवल पे डिके फेस कर सकता है या ऑब्सोल्यूशन फेस कर सकता है. और यही चीज हमने केपीआईटी के वीडियो में भी डिस्कस किया था, जहां पर ये जो हेडकाउंट वर्सेस बिलिंग है उसको स्लोली क्या कर रहा है, एआई का एफर्ट्स इन दोनों चीजों को डीकपल कर रहा है. और ये सिर्फ टाटा एलेक्सी या केपीआईटी के केस में नहीं हो रहा है, ये एंटायर, ये जो ER&D इंडस्ट्री है,
इसके अक्रॉस हो रहा है। तो अभी इसके बाद डिस्कस करते हैं बुल केस के बारे में या पॉजिटिव केस के बारे में। और इस केस में ये जो ऑब्सोलीट वर्ड है इसको यूज करना रॉन्ग क्यों होगा, गलत क्यों होगा, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये जो एआई का बैड सिनेरियो कितना रियल है, ये जो एआई का गुड सिनेरियो है वो भी उतना ही रियल है। सो आस्क योरसेल्फ, कोई कंपनी है जो क्लॉड या चैट जीपीटी यूज करके एंटायर कोड जनरेट कर रहा है और वो कोड आपका जो कार है उसके ब्रेकिंग सिस्टम्स को मैनेज कर रहा है, या वो कोड आपके मदर के हार्ट में जो पेस मेकर लगा है उसको वो कंट्रोल कर रहा है, वुड यू ट्रस्ट इट? तो यही एग्जैक्ट जेन्युइन मोट जो है वो टाटा एलेक्सी के पास है, जहां पर एक कंपनी सेफ्टी क्रिटिकल और ये जो रेगुलेशन हैवी ड्रिवन डोमेन्स होते हैं वहां पर ऑपरेट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर को कंसिडर करेंगे तो उन्हें एक ब्रूटल फंक्शनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पास करना होता है। वही अगर आप मेडिकल डिवाइसेस की बात करेंगे तो दे हैव टू फेस हैवी रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेसेस, जहां पर हर एक सिंगल लाइन ऑफ कोड के लिए डॉक्यूमेंटेड वैलिडेशन और अकाउंटेबिलिटी चाहिए होता है। तो सिंपल वर्ड्स में देखिए, एआई क्या करेगा, कोड तो वो ड्राफ्ट कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन उसको सर्टिफाई करना, फिजिकल प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट करना और लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, क्या ये एआई कर सकता है? क्योंकि ये सब करने के लिए डीप डोमेन इंजीनियरिंग चाहिए होता है। इसीलिए एआई जो है वो एक पावर टूल जरूर है, लेकिन वो रिप्लेसमेंट नहीं है, एटलीस्ट फॉर नाउ। एंड सेकंड, टाटा एलेक्सी इजंट जस्ट वॉचिंग, इट्स बिल्डिंग। क्योंकि कंपनी ने अपने खुद का एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म्स का एक पूरा आर्सेनल लॉन्च किया है। जैसे कि वीडियो एनालिटिक्स के लिए उन्होंने AIVA लॉन्च किया है, और ये जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स है उसके लिए उन्होंने AVE NRI लॉन्च किया है, जिसको अभी अक्रॉस ऑटोमोटिव, ऑफ हाईवे और रेल में डिप्लॉय किया जा रहा है। बैटरी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के लिए उन्होंने मोबियस प्लस लॉन्च किया है, और रिसेंटली उन्होंने VITEL लॉन्च किया है, जो कि एक एआई मटेरियल इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है मेडिकल डिवाइस मेकर्स के लिए। और टाटा एलेक्सी का जो मैनेजमेंट है इन सारे इनिशिएटिव्स को वो बोल रहे हैं इट इज अ पिवोट टू द डोमेन प्लस एआई फ्यूचर। और मैनेजमेंट ये भी बोलता है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-27 एक एक्सप्लिसिट इन्वेस्टमेंट ईयर होगा फॉर अ वर्ल्ड रीशेप्ड बाय एआई। एंड थर्ड, अगर आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो इन्हीं एग्जैक्ट रीजंस की वजह से, इन्हीं एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट्स की वजह से 2027 में, यानी इस साल में, कंपनी के जो मार्जिन है वो क्रैश हो गए हैं। क्योंकि ये जो एआई टूल्स है, एआई प्लेटफॉर्म्स है और ये जो स्पेशलाइज्ड टैलेंट है, ये सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट को एलिवेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से Q1 में मार्केट पूरी तरीके से कंपनी के मार्जिन्स देख के स्पूक हो गया था। लेकिन अगर आप इसको दूसरे नजरिए से देखें तो कंपनी क्या कर रहा है, वो आज के मार्जिन्स को इसलिए स्पेंड कर रहा है ताकि वो कल जो रेलेवेंस है ना कंपनी का, उसको वो बाय कर सके। क्योंकि आज अगर कंपनी मार्जिन्स बचाने के चक्कर में ये जो एआई इन्वेस्टमेंट्स है अगर ये नहीं करेगा तो मे बी हो सकता है आने वाले कुछ सालों में कंपनी ऑब्सोलीट हो जाए। तो इसी ऑब्सोल्यूशन से बचने के लिए कंपनी आज के टाइम में ये सारे कॉस्ट उठा रहा है अपने मार्जिन्स को कॉम्प्रोमाइज करके। तो अभी तक जो मैंने रिसर्च किया है, अभी तक जो मैंने एनालिसिस किया है, उसके बेसिस पे अगर आप मेरा ऑनेस्ट वर्डिक्ट पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि जो एआई है वो टाटा एलेक्सी को ऑब्सोलीट कर देगा, लेकिन ये डेफिनेटली कंपनी के बिजनेस मॉडल को माइग्रेट करने के लिए फोर्स करेगा। जहां पर अभी टाटा एलेक्सी जो एफर्ट्स सेल कर रहा है, आगे चल के वो आउटकम्स और प्लेटफॉर्म्स को सेल कर सकता है। और आगे चल के आप ये सारे ER&D सेगमेंट्स में देखेंगे जहां पर इनके जो क्लाइंट्स हैं वो एफर्ट्स को बाय नहीं करेंगे, बल्कि वो आउटकम्स एंड प्लेटफॉर्म्स को बाय करेंगे। और जो कंपनीज ये माइग्रेशन सक्सेसफुली करेंगे, दे विल एमर्ज स्ट्रॉन्गर विद बेटर मार्जिन्स इन द फ्यूचर। और जो कंपनीज ये नहीं कर पाएंगे वो स्लोली डिके हो जाएंगे, वन repriced contract at a time. And the good news for investors is that कि टाटा एलेक्सी जो है वो इस माइग्रेशन को राइट नाउ अटेम्प्ट कर रहा है, वो भी पब्लिकली, और इस माइग्रेशन का एंट्री फीस है उनका मार्जिन्स, जिसको उन्हें अभी करंटली टेम्परेरी सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। बट हैविंग सेड दैट, टाटा एलेक्सी इस माइग्रेशन में सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द नेक्स्ट 2 years। और कुछ ही मिनटों में मैं आपको एग्जैक्टली वो नंबर्स भी दूंगा जिसको आप ट्रैक कर सकते हैं, जिसके जरिए आपको ये पता चलेगा कि टाटा एलेक्सी सक्सेसफुली माइग्रेट कर पा रहा है या माइग्रेशन में टाटा एलेक्सी फेल हो रहा है। और यहीं पर हमें मिलता है इन्वेस्टिंग का तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन, जो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी कंपनीज को या IT कंपनीज को या ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज है, इनको एनालाइज करने के लिए बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। जहां पर हमें ये डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि एआई जो है वो क्या एक टास्क को डिस्टर्ब कर रहा है या एआई एक पूरे बिजनेस मॉडल को डिस्टर्ब कर रहा है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर एआई कोड लिख रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो टास्क को डिस्टर्ब कर रहा है। और ये डिस्ट्रप्शन किसी कंपनी को खत्म कर देगा या नहीं करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कंपनी का रियल वैल्यू कहां पर बैठता है। क्या किसी कंपनी का रियल वैल्यू सिर्फ कोड लिखने में है, या डोमेन नॉलेज में है, या सर्टिफिकेशन में है, इंटीग्रेशन में है, या जो ट्रस्ट अराउंड इट होता है उसमें है, उस बात पे ये निर्भर करता है। और ये जो टेस्ट है आप उस हर एक सेक्टर में कर सकते हो जहां पर आप हेडलाइंस पढ़ते हो ना कि एआई इस पर्टिकुलर कंपनी को खत्म कर देगा, एआई इस पर्टिकुलर सेक्टर को खत्म कर देगा। उस पे अभी हमने ये जो टेस्ट डिस्कस किया है, अगर आप ये टेस्ट उस पे रन करेंगे
और डिस्टिंग्विश करेंगे कि कंपनी का रियल वैल्यू कहां पर है और क्या कंपनी का जो रियल वैल्यू है उसकी वजह से एआई इस वैल्यू को डिस्टर्ब कर रहा है या कोई टास्क को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे तो आप ये क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा कंपनी है जो एआई की वजह से आने वाले टाइम में ऑब्सलीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और कौन सा कंपनी है जो अडाप्ट कर सकता है, माइग्रेट कर सकता है और स्ट्रॉन्गर तरीके से एमर्ज होकर आ सकता है। तो अभी हमने ये जो एआई के रिलेटेड डिस्कशन किया, उसके बाद बहुत लोगों के माइंड में एक सवाल जरूर आ सकता है कि क्या फाइनेंशियल ईयर 2026 और 2027 में ही कंपनी के सारे प्रॉब्लम्स, सारे चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे, या ये भी पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में कंपनी और भी चैलेंजेस फेस कर सकता है, कंपनी के इन्वेस्टर्स और भी प्रॉब्लम्स या ट्रबल्स फेस कर सकते हैं। तो इसका शॉर्ट आंसर है यस। 4 ऐसे रिस्क है जो कंपनी को आने वाले टाइम में और भी परेशान कर सकती है। तो पहला रिस्क ये है कि यूरोप का जो ऑटो मार्केट है या ऑटो इंडस्ट्री है, वहां पर टाटा एलेक्सी का डबल एक्सपोजर है, क्योंकि कंपनी का जो 42% ऑफ द रेवेन्यू है वो यूरोप से आता है, यानी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन रेवेन्यू जो है वो यूरोप से ही आता है। और अभी जो ग्लोबल ऑटोमोटिव कंपनीज है वो क्या कर रहे हैं, वो अपने R&D स्पेंडिंग को कट कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ टैरिफ का प्रॉब्लम है और दूसरी तरफ चाइनीज कंपनीज जो है वो फियर्स कंपटीशन दे रहे हैं। और अभी यूरोपियन मार्केट में डिमांड अनसर्टेनिटी है, और इन सारी चीजों को अगर आप कंसिडर करेंगे तो यूरोप का जो इंडस्ट्री है, ऑटो इंडस्ट्री है, इट कैन बी ओपनली डिस्क्राइब्ड एज इनफ्लक्स राइट नाउ। और KPIT के वीडियो अगर आपको याद होगा तो वहां पर भी हमने एग्जैक्ट यही रीजन डिस्कस किया था। इसी रीजन की वजह से मोस्ट ऑफ द डील्स, KPIT के जो डील्स है जो पाइपलाइन में है, वो सारे फ्रोजन स्टेट में है। और ये जो यूरोप का प्रॉब्लम है ऑटो इंडस्ट्री का, अगर ये और भी ज्यादा डीप होता है तो टाटा एलेक्सी का जो मेन रेवेन्यू इंजन है वो ठंडा पड़ सकता है। और उसके बाद दूसरा रिस्क क्या है, जो JLR है यानी जैगुआर लैंड रोवर है, that has proven to be a single point of failure for Tata Elxsi। क्योंकि हमने कुछ टाइम पहले देखा था ना, एक साइबर अटैक जो JLR पे हुआ था, उसने किस तरीके से टाटा एलेक्सी के रेवेन्यू को बुरी तरीके से इंपैक्ट किया था। और इसी क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क की वजह से अगर JLR में कोई भी टर्बुलेंस आता है, वो सीधा टाटा एलेक्सी के रिजल्ट्स में ट्रांसमिट होगा, क्योंकि जो रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो दो धारी तलवार होता है। वो एक कंपनी को बना भी सकता है और वो एक कंपनी को बुरी तरीके से ब्लीड भी कर सकता है। तीसरा रिस्क है टाटा एलेक्सी के मैनेजमेंट का खुद का रेवेन्यू गाइडेंस, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट ने रिसेंटली क्या किया, उन्होंने अपना जो पहले 2 डिजिट वाला जो ग्रोथ टारगेट था उसको रिड्यूस करके सिंगल हाई डिजिट वाला भी टारगेट बना दिया है, विच इज नॉट दैट एनकरेजिंग फॉर द इन्वेस्टर कम्युनिटी। क्योंकि जब मैनेजमेंट खुद ग्रोथ बार को लो सेट कर दे तो उसके बाद कोई भी होपफुल एनालिस्ट कुछ भी क्यों ना बिलीव कर ले, मार्केट प्राइस को पुश करने में हमेशा हेजिटेंट रहेगा। और उसके बाद रिस्क नंबर 4 क्या है, कंपेयर टू ग्रोथ अभी भी स्टॉक उतना ज्यादा सस्ता नहीं हुआ है या चीप नहीं हुआ है। सो हियर इज द अनकंफर्टेबल मैथ। स्टॉक अपने पीक प्राइस से 65% तक गिरने के बावजूद भी अभी भी स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो अबाउट 33 to 35 के बीच में है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ब्रोकर्स भी इस कंपनी के ऊपर बेरिश है और वो लगातार कंपनी के टारगेट प्राइस को कट कर रहे हैं। और कुछ ब्रोकर्स तो फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए अबाउट 28 प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का टारगेट दे रहे हैं। और ऐसे सिचुएशन में ना टाटा एलेक्सी के पास बहुत ही लिमिटेड रूम रहता है किसी भी अर्निंग्स एस्टिमेट को मिस करने का, क्योंकि अगर अर्निंग्स एस्टिमेट को अगर वो मिस करता है तो ये टारगेट्स ब्रोकर्स और भी रिड्यूस कर देंगे या पी रेशियो और भी रिड्यूस कर देंगे। तो इसीलिए ना हमेशा याद में रखिए, एक गिरता हुआ स्टॉक और एक सस्ता स्टॉक दोनों सेम नहीं होते। और यहीं पर हमें मिलता है इन्वेस्टिंग का लेसन नंबर 4, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। 65% कोई स्टॉक डाउन चला जाता है तो वो एक चार्ट वाला फैक्ट है। इट इज अ चार्ट फैक्ट, इट इज नॉट अ वैल्यूएशन फैक्ट। और स्टॉक मार्केट में ना सिर्फ एक क्वेश्चन मैटर करता है, और वो क्वेश्चन ये है कि फ्यूचर अर्निंग्स के लिए आज के टाइम में आप स्टॉक प्राइस के रूप में कितना प्राइस पे कर रहे हो और आप कितने कॉन्फिडेंट हो कि फ्यूचर अर्निंग्स आने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो इसीलिए ना आपका जो एंकर है वो फॉरवर्ड मैथ की तरफ होना चाहिए एंड नेवर टू द ओल्ड हाई या ओल्ड हाई प्राइस। तो इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल यह आएगा कि कंपनी के ग्रोथ को वापस ट्रैक पे लाने के लिए मैनेजमेंट क्या कर रहा है और मैनेजमेंट का रिकवरी ब्लूप्रिंट क्या है। तो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले अभी तक आपने जो वीडियो देखा है, अभी तक आपने जो स्टडी देखा है, अगर आपको पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स में एक सिंपल थैंक यू भी लिख सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप हमारे फ्यूचर वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन भी दबा सकते हैं, जिससे हमारे नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। तो अभी अगर आप कंस्ट्रक्टिव साइड पे देखेंगे तो मैनेजमेंट 5 विजिबल एक्शंस के ऊपर काम कर रहा है। सो नंबर 1, कंपनी ने नया फाइनेंशियल लीडरशिप एस्टैब्लिश किया है। सो मई 2026 में नए CFO ने यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने चार्ज लिया, जिनका नाम है नलिन राणा, जो कॉस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर एक नया पर्सपेक्टिव लेके आएंगे, जो अभी कंपनी के लिए अभी एग्जैक्ट मूवमेंट में रिक्वायर्ड है। दूसरा, अ स्टेटेड, डेटेड एंड टेस्टेड मार्जिन प्रॉमिस।
तो मैनेजमेंट ने ये पब्लिकली टारगेट रखा है कि वो अपना जो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन का जो मार्जिन है उसको वापस 27 to 28% के बैंड पे लेके आएंगे। एंड दिस टारगेट विल बी ड्रिवन बाय पुशिंग यूटिलाइजेशन फ्रॉम 73% टुवर्ड्स 80%। और इसको कहीं पर लिख लीजिए बिकॉज इट इज द सिंगल मोस्ट फॉल्सिफाइबल क्लेम इन द स्टोरी और हर क्वार्टर में इस क्लेम को ग्रेड किया जाएगा। तीसरा, कंपनी लार्ज डील्स को रैंप कर रहा है। सो अभी के टाइम में जो ग्रोथ मार्जिन को हर्ट कर रहा है इट इज स्टिल रियल ग्रोथ। जैसे कि कंपनी को रिसेंटली एक $100 मिलियन का मीडिया डील मिला, $50 मिलियन का ट्रांसपोर्टेशन डील मिला। कंपनी का मर्सिडीज बेंज और सुजुकी के साथ डील्स रैंप अप हो रहे, इंक्लूडिंग अ जॉइंटली बिल्ट क्लाउड हार्डवेयर इन द लूप सेंटर जो सुजुकी के साथ हो रहा है तिरुवनंतपुरम में। और इन सारे डील्स का जो ट्रांजिशन कॉस्ट है दे आर फ्रंट लोडेड बट द रेवेन्यू टेल इज लॉन्ग, क्योंकि अगर इन सारे डील्स में एग्जीक्यूशन होल्ड करता है तो आज का जो मार्जिन पेन है वो लिटरली कल का प्रॉफिट बन सकता है। और उसके बाद फोर्थ, डाइवर्सिफाइंग अवे फ्रॉम द डेंजर जोन। तो अभी क्या कर रहा है कंपनी, क्वाइटली कुछ मूव्स कर रहा है, कुछ इनिशिएटिव्स ले रहा है। जैसे कि रिसेंटली द कवच रेलवे सेफ्टी अवार्ड हो सकता है, या ड्रोन्स के रिलेटेड जो एमओयू हुआ था कंपनी का CSIR NAL के साथ, और इस एमओयू में अर्बन एयर मोबिलिटी भी इंक्लूडेड है। एक और एमओयू हुआ था ऑटोनोमस क्वाडकॉप्टर्स के लिए फॉर सिविल एंड डिफेंस यूज। मेडटेक में कंपनी पुश कर रहा है, जैसे कि रिसेंटली इन्होंने VITEL प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। कंपनी ने रिसेंटली GSW मोटर टेक्नोलॉजी सेंटर पार्टनरशिप किया है। तो ये जो हर एक इनिशिएटिव है, हर एक पुश है, ये क्या कर रहा है, ये कंपनी का जो डिपेंडेंसी है यूरोपियन पैसेंजर कार्स और जैगुआर लैंड रोवर के ऊपर उसको धीरे धीरे कम कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स ये सारे इनिशिएटिव्स अभी इन प्रोग्रेस में है, लेकिन आगे अगर ये रेवेन्यू में मैनिफेस्ट होना स्टार्ट होते हैं तो ये कंपनी का जो यूरोपियन और जैगुआर लैंड रोवर का जो रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन है उसको सिग्निफिकेंटली कम करने की तरफ कंपनी के लिए हेल्प कर सकते हैं। एंड नंबर 5, कंपनी ने शेयर होल्डर डिसिप्लिन मेंटेन किया है, क्योंकि अभी जो कंपनी तमाम प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है उसके बावजूद भी कंपनी डेट फ्री है और कंपनी अबाउट 75 रुपीज पर शेयर डिविडेंड देता है, यानी ऑलमोस्ट अबाउट रफली 2% डिविडेंड यील्ड है। यानी यहां पर स्टॉक प्राइस जरूर स्ट्रेस में है लेकिन कंपनी का बैलेंस शीट स्ट्रेस में नहीं है, एंड दिस इज अ इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। तो मैनेजमेंट के इन तमाम इनिशिएटिव्स के बेसिस पे अगर हम कंपनी के रिकवरी इक्वेशन को अगर हम एक लाइन में समराइज करें या एक लाइन में लिखें, पहला, कंपनी का जो यूटिलाइजेशन है वो हर क्वार्टर में अप होते दिखना चाहिए। दूसरा, कंपनी का जो डील रैंप अप्स है वो मैच्योर होने चाहिए और वो रेवेन्यू में कन्वर्ट होते दिखने चाहिए। और तीसरा, कंपनी के जो मार्जिन्स है वो वापस 27% की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए हर क्वार्टर में। तो ये तीनों पैरामीटर्स अगर कंपनी अचीव कर पाता है तो कंपनी का जो स्टोरी है वो वापस रिवाइव हो सकता है। तो इसके बाद अभी बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि अगले 2 साल में, 1-2 साल में इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट केस और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। तो बेस्ट केस में क्या होगा, कंपनी का जो AI माइग्रेशन है वो काम कर जाएगा, कंपनी के जो डील रैंप अप्स है वो स्टेडीली रेवेन्यू में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, यूटिलाइजेशन जो है वो 80% तक पहुंच जाएगा और कंपनी का जो मार्जिन जो करंटली 21% के आसपास है वो वापस 25 to 27% के आसपास पहुंच जाएंगे। और अभी कंपनी जो माइग्रेशन कर रहा है, AI प्लेटफॉर्म्स पे इन्वेस्ट कर रहा है, वो AI प्लेटफॉर्म्स ये जो लाइसेंसेस और आउटकम बेस्ड रेवेन्यू है उसको जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये माइग्रेशन अगर सक्सेसफुल होता है तो ये कंपनी के लिए मार्जिन रिच और हेडकाउंट लाइट बिजनेस मॉडल होगा। एंड ऑल्सो बेस्ट केस में अगर यूरोप का जो ऑटो सेक्टर है अगर वो मियरली स्टेबलाइज भी होता है तो वो काफी है कंपनी का जो अर्निंग्स ग्रोथ है उसको वापस लाने के लिए। और अगर ये होता है तो आज के प्राइस के कंपैरिजन में मार्केट इस कंपनी को मल्टीपल टाइम्स अपवर्ड्स रीरेट कर सकता है। और ये जो बेस्ट केस की दुनिया है यहाँ पर अभी ये जो 2026 में जो मार्जिन क्रैश हुआ था इट विल बी रिमेंबर्ड एज एन ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर टाटा एलेक्सी। और साथ ही साथ इन्वेस्टर कम्युनिटी ये भी याद में रखेगा कि एक टाइम पे टाटा एलेक्सी का जो स्टॉक है वो 33 PE पे भी ट्रेड कर रहा था। उसके बाद अभी बात करते हैं वर्स्ट केस के बारे में। तो वर्स्ट केस में ये जो यूरोप का ऑटो R&D विंटर है वो और ज्यादा ड्रैग हो सकता है, JLR माइट कंटिन्यू टू स्टे टर्बुलेंट, और ये जो AI ड्रिवन प्राइसिंग प्रेशर है वो AI ड्रिवन प्लेटफॉर्म रेवेन्यू से जल्दी आ सकता है। और ये रीजंस अगर मैनिफेस्ट होते हैं तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट में रह सकता है और कंपनी के जो मार्जिन्स है वो 20% के आसपास स्ट्रक हो सकते हैं। और अगर ये वर्स्ट केस मैनिफेस्ट होगा तो एक फेटल क्वेश्चन मार्केट जरूर पूछेगा, सिंगल डिजिट ग्रोथ वाले कंपनी को 30+ का PE रेशियो क्यों देना है। और मार्केट अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो इवन दो कंपनी डेट फ्री है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसके बावजूद भी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो और ज्यादा प्रेशर या और ज्यादा फॉल एक्सपीरियंस कर सकता है। तो अभी हमने ये जो लास्ट 3 डिस्कशंस किए हैं इन तीनों सिनेरियोज में अगर आप देखेंगे तो कंपनी सर्वाइव्स
KPIT will survive, DMart will survive and even Tata Elxsi will survive. लेकिन इन तीनों सिनेरियोज में जो पैरामीटर वाइडली वेरी करेगा वो होगा कंपनी का स्टॉक प्राइस, क्योंकि स्टॉक प्राइस वो बेट है जो हमने एक्सपेक्टेशंस और डिलीवरी के बीच में जो गैप है उसके ऊपर किया हुआ है। एंड ऑब्वियसली जब डिलीवरी एक्सपेक्टेशन से मीट नहीं करेगा तो इट वुड हैव heavy implications on the stock price. तो अभी इसके बाद आते हैं फाइनल डिस्कशन पे, which is going to be the most important discussion. अगर आप टाटा एलेक्सी के इन्वेस्टर हो या टाटा एलेक्सी के स्टॉक को अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो मैं आपको 6 नंबर्स बताऊंगा जिन्हें आपको हर क्वार्टर में ट्रैक करना है, और ये नंबर्स आपको बताएंगे कि टाटा एलेक्सी रिकवर कर रहा है, टाटा एलेक्सी के ग्रोथ में टर्न अराउंड हो रहा है या टाटा एलेक्सी का कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो रहा है। पहला नंबर जो आपको हर क्वार्टर में ट्रैक करना होगा वो होगा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टलाइजेशन का मार्जिन, और मैनेजमेंट ने ये प्रॉमिस किया है कि वो ये मार्जिन 27 to 28% के बैंड पे लेके आएंगे। और ये जो नंबर है इट इज द स्कोर बोर्ड ऑफ एवरीथिंग, आपको इसे बहुत डिलीजेंटली ट्रैक करना होगा। अगर एक साल के अंदर ये जो मार्जिन है अगर ये 24 to 25% के रेंज में अगर आता हुआ आपको दिखता है तो इसका मतलब क्या है, कंपनी अभी ये जो माइग्रेशन कर रहा है वो अभी काम कर रहा है। अगर मान लो एक साल के अंदर भी अगर मार्जिन जो है वो 20 to 21% के बीच में ही फंसा हुआ है तो कंपनी क्या है, कंपनी अभी भी रेड वर्ल्ड में है या लाल दुनिया में है। उसके बाद दूसरा नंबर आपको ट्रैक करना है यूटिलाइजेशन का, और ये यूटिलाइजेशन करंटली 73% के आसपास है ना, ये धीरे धीरे बढ़ते दिखना चाहिए क्योंकि मैनेजमेंट ने अल्टीमेटली बोला है कि वो क्या करेंगे, वो इस यूटिलाइजेशन को 80% तक लेके आएंगे, क्योंकि ये जो यूटिलाइजेशन का नंबर है ये डायरेक्टली मार्जिन के नंबर्स को ड्राइव करता है। और तीसरा आपको जो बहुत क्लोजली ट्रैक करना है वो होगा ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल का कमेंट्री, जो आपको हर क्वार्टरली रिजल्ट्स में मिल जाएगा, और उस कमेंट्री में आपको JLR यानी जैगुआर लैंड रोवर के रिलेटेड मैनेजमेंट का कमेंट्री देखना है, मैनेजमेंट उसके बारे में क्या बोल रहा है अगर कुछ बोल रहा है तो, क्योंकि JLR में कंपनी का कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, क्योंकि वहां से कंपनी को एक बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू आता है। अगर वहां पर खुशहाली है तो ठीक ठाक, अगर वहां पर मैनेजमेंट कुछ भी टर्बुलेंस का हिंट देता है तो इट कैन हैव अ बिग इंपैक्ट ऑन कंपनीज ग्रोथ। और उसके बाद फोर्थ आपको ट्रैक करना है हेल्थ केयर वर्टिकल का ग्रोथ, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्टेशन, जैगुआर लैंड रोवर इस चक्कर में ना इट इज अ फॉरगॉटन वर्टिकल राइट नाउ। अगर यहां पर रिकवरी होता है तो ये कंपनी के लिए फ्री अपसाइड प्रोवाइड कर सकता है जिसको अभी कोई भी प्राइस इन नहीं कर रहा है। फिफ्थ आपको ट्रैक करना है यूरोप का रेवेन्यू शेयर, क्योंकि अभी कंपनी है जो डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है रेल में, डिफेंस में, JSW रैम में, ड्रोन वगैरह में, और ये जो अर्बन एयर मोबिलिटी में, अगर ये सारी चीजें काम कर रही है, इससे अगर रेवेन्यू आना अगर स्टार्ट होता है तो इससे क्या होगा, रेवेन्यू का डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा, जिससे ये जो रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन है यूरोप का, यूरोप से जो ज्यादा रेवेन्यू आता है वो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क धीरे धीरे यहां पर डाइवर्सिफाई होता दिखेगा। और उसके बाद सिक्स्थ आपको ट्रैक करना है एनी डिस्क्लोजर रिलेटेड टू प्लेटफॉर्म या AI रेवेन्यू, क्योंकि जिस दिन मैनेजमेंट ये जो डोमेन प्लस AI रेवेन्यू है इसको सेपरेटली क्वांटिफाई करना स्टार्ट करेगा, उस दिन कंपनी का जो माइग्रेशन स्टेटस है वो रियल बन जाएगा। और अगर ये माइग्रेशन रियल होता दिखेगा तो यहां से जो रेवेन्यू आएगा इट कैरीज ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्जिन पोटेंशियल। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैनेजमेंट इस रेवेन्यू के रिलेटेड अगर साइलेंस मेंटेन करेगा या मौन व्रत रखेगा तो दैट इज ऑल्सो एन इन्फॉर्मेशन जो ये बताएगा कि जो प्लेटफॉर्म और AI रिलेटेड जो रेवेन्यू है उसमें कुछ सिग्निफिकेंट कुछ आ नहीं रहा है। तो इसलिए हर क्वार्टर में ये जो प्लेटफॉर्म एंड AI रिलेटेड रेवेन्यू डिस्क्लोजर है उसको बहुत क्लोजली ट्रैक करना है। और इसी से ना हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फाइनल इन्वेस्टिंग लेसन मिलता है, और वो ये है कि मैनेजमेंट जब भी टारगेट देता है नंबर्स का विथ डेट के साथ, वो इन्वेस्टर्स के लिए एक गिफ्ट होता है। क्योंकि अभी अगर मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम मार्जिन्स को 27 to 28% के बैंड की तरफ ले जाएंगे, 80% यूटिलाइजेशन करेंगे, तो ये कोई होप नहीं है, इट इज अ टेस्टेबल क्लेम। यू कैन ग्रेड एवरी 90 डेज, यानी हर क्वार्टर में आप इसको ग्रेड कर सकते हो, उसको मेजर कर सकते हो। और जब भी कोई कंपनी मेजरेबल टारगेट्स को पब्लिश करता है तो वो इन्वेस्टर्स के हाथ में अकाउंटेबिलिटी मेजर करने के टूल्स प्रोवाइड करता है, और ऐसे टूल्स मिलने पे आपको उसे इस्तेमाल करना चाहिए ये ट्रैक करने के लिए कि कंपनी का जो टर्न अराउंड है वो सच में हो रहा है या कंपनी का हालत और ज्यादा बिगड़ रहा है। सो आई होप आज के केस स्टडी से आपने कुछ सीखा होगा। एंड ऑल्सो अ क्विक डिस्क्लेमर, जो भी इंफॉर्मेशन हमने वीडियो में डिस्कस किया है वो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, और ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।